माननीय सदस्य, माननीय अपन आज हाउस असेंबली नहीं चल रही, आप बिराजो। प्लीज आप बिराजिए साहब, आप बिराजो। हो गया। माननीय सदस्य महादेव सिंह जी, माननीय गोविंदा बैठो प्लीज। आप ऐसे नहीं, आप क्या आज अपन इसके लिए नहीं आए हैं, आज खाली डिस्कस करने के लिए आए हैं। प्लीज भाई आप मेरी बात सुनिए। आज हम यहाँ पर केवल मात्र जो बिल 75 साल में हमारे मना रहे हैं, उसमें जो बिल हमारे विधानसभा ने पास किए हैं, उस बिल को किस कंटेक्स्ट में पास किया उसकी बात करने के लिए आए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ, अभी आगे भी सत्र होगा, बिल के संबंध में बिल कैसे पास हुआ उसमें चर्चा करें अपन। उसके इम्प्लीकेशन का पार्ट अपना नहीं है, वो असेंबली चलेगी, सरकार है, उनका काम है। अपना काम सिंपल है, किस कंटेक्स्ट में बिल पास हुआ और बिल की क्या क्या भूमिका थी उसी की चर्चा करें। ये अनप्रेजेंट काम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अब 1:15 पर हमें भोजन पे जाना है और मेरा नाम 2 तरीके से, मुझे अनफॉर्चुनेटली अशोक गहलोत जी नहीं आए तो मुझे कहा डिसाइड करना है, इसके लिए भी समय दे रखा है। मुझे खुद 2 बिल पे बोलना, उससे भी समय दे रखा है। तो मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है कि 1:15 पर अपने आप को हाउस को अपन लंच के लिए एडजॉर्न कर लेंगे, सो दैट उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हमारा समय के अनुसार चल सके। तो मेरे को पहले मैं अपनी बात 2 बिल पे बोलूँगा, फिर जो कंक्लूड करने की जो जिम्मेदारी चेयरपर्सन की वो मैं करूँगा। मेरे को एक बिल दिया बोलने के लिए, राजस्थान विधानसभा निहत्था निवारण अधिनियम 1969, दूसरा राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। मैंने इन दोनों बिल को जो हाउस की प्रोसीडिंग थी उस प्रोसीडिंग को वर्बेटम पढ़ा मैं, और मैं चाहता हूं कि हम जितने भी सदस्य हैं, वो जो आज हमारी जो चर्चा है उसमें बिल उस समय जो प्रोसीडिंग डिस्कशन हुआ है उनको संबंध में चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में किस तरह से उस बिल की चर्चा की पास की गई। मैं पहले इसमें राजस्थान विधानसभा निहत्था निवारण बिल के संबंध में अपनी बात कहना चाहूँगा। 1967 में कांता खतुरिया जी विधायक चुनी गई और कोर्ट ने एक फैसला दिया कि उन्होंने जब फार्म भरा था तब वो कोर्ट के केस में एक प्लीडर के रूप में प्लीड कर रही थी केस का गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, एक रूटीन ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का, वो ऑर्डर निकाल दिया कि उनको स्पेशल एडवोकेट नियुक्त किया गया। ये ऑर्डर निकाल दिया और उनको काम दिया गया कि एक आर्बिट्रेशन का केस था बिटवीन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी चीफ इंजीनियर राणा प्रताप सागर चंबल प्रोजेक्ट वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 2 वकील नियुक्त किए, एक वकील थे MM व्यास साहब और दूसरे थे माणिकलाल माथुर साहब। उनको उन्होंने फीस फिक्स कर दिया, उनको वकील नियुक्त कर दिया। माणिकलाल जी माथुर साहब किसी कारण उस पद में नहीं जा पाए, तो सरकार ने ब्रीफ करके, क्योंकि कांता खतुरिया जी एडवोकेट थी, उसको ब्रीफ करके उन्होंने कहा कि आप उनकी जगह पर जाकर अपनी प्लीड कर सकते हैं। वो प्लीड करने के लिए गए, पर ऑर्डर निकल गया, सरकारी तंत्र जो हमारा होता है ऑर्डर निकल गया कि स्पेशल प्लीडर उनको नियुक्त किया जाता है, ऑर्डर निकल गया। इस ऑर्डर के कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब वो MLA जीत गई, इलेक्शन पिटीशन हुई, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, इसे डिस्क्वालीफाई की जाती है। हमारे कानून के अंदर 191 संविधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रोविजन किया हुआ है। स्टेट को और पार्लियामेंट को दोनों को अधिकार दिया गया है को डिस्क्वालिफिकेशन किस का प्रॉफिट को ऑफिस को माने उसको डिफाइन कर दे, और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे। इस केस में क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, इसलिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन था, या तो हाई कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट करे, उसको डिस्क्वालीफाई करे, या कानून के अंदर हमें प्रोविजन है। उड़ीसा के केस में चीफ जस्टिस ऑफ गजेंद्र गडकर ने यह फैसला दे दिया कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कानून बनाने का अधिकार विधानसभा और लोकसभा को है, वो कानून बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की 191 धारा में स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार था कि वो भी चाहे तो कानून बनाकर इस चीज के बारे में निर्णय कर सके। इसका उपयोग लेकर राजस्थान सरकार ने, उसकी तत्कालीन सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से उनको ऑर्डिनेंस निकालकर वेव कर दिया, जिससे उनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई नहीं हो। हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया, उसको नलीफाई करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाल दिया, जिससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गई। और जब विधानसभा चली तो बिल लेकर आए, क्योंकि सिस्टम यही है, आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हो, बिल ला सकते हो। जो बिल लेके आए, बिल पर जो चर्चा हुई, इस चर्चा में
ये सब कानून कोर्ट किए गए, न केवल राजस्थान में। इसमें यह भी इशू था कि वो चुनाव लड़ी उस समय और फैसला बाद में आया। आप रिट्रोस्पेक्टिव डेट से आप कर रहे हो, तो ये भी फैसला करना था रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ये लागू किया जा सकता है नहीं किया सकता। तो जो प्रोसीडिंग मैंने पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग है, इसलिए आपको भी पढ़ना चाहिए। न केवल राजस्थान के अलावा जितनी अलग स्टेट है, नागालैंड, आसाम, यूपी, वहाँ की असेंबली ने भी इसी तरह के निर्णय के बाद असेंबली के कानून बनाकर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से उनको एलिजिबल किया। ये एक क्लासिकल केस है, मैंने कहा पढ़ना चाहिए, मेरे को डिटेल पढ़ के आया मैं इसलिए। तो इसमें ये करने के बाद ये सब हमारा राजस्थान सरकार ने ऑर्डिनेंस बन गया, सरकार है तो नेचुरली सरकार का बिल आया तो पास होता है। जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी जिसको मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नॉट अदरवाइज, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 9 आदमियों ने संकल्प प्रस्तुत किया, 6 आदमी ने अमेंडमेंट मूव किया। वेरी इंटरेस्टिंग, एक भी आदमी ने संकल्प में भाग नहीं लिया। संकल्प में भाग नहीं लेने वाले वो लोग जो तो पार्टी के सत्ता में नहीं थे, उन्होंने संकल्प तो दिया पर बिल के अंदर भाग नहीं लिया, बिल में बोले भी नहीं कोई। केवल इस बिल में जो संकल्प देने वाले सत्ता पक्ष के आदमी थे वही आदमियों ने इसमें भाग लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, मतलब तो उनका तो विचार आया ही नहीं बिल के अंतर्गत कि अपोजिशन का विचार क्या है। मतलब बड़े अच्छे ढंग से इसका तरीका है कि अपोजिशन वाले बिना पार्टिसिपेट किए ही इस बिल के बारे में सहमति व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा बिल मैं समझता हूं कि राजस्थान विधानसभा में आपको देखना चाहिए कि क्या ऐसा बिल भी विधानसभा में पास हुआ है जिसके अंदर बिल के अंदर सत्ता पक्ष के आदमी तो अपना बात रख रहे हैं, विपक्ष का आदमी कोई बात नहीं रख रहा है। नाम दिए उसमें, संकल्प में नाम है उनका, प्रोसीडिंग में, असेंबली की रिकॉर्ड में है, पर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें थे वर्दीचंद जी जैन, मूलचंद जी डागा और यशवंत जी नाहर। इन 3 आदमियों ने उसमें भाग लिया और उन्होंने जस्टिफाई किया विद कानून का, देखा कि भाई सरकार के पास पावर है असेंबली को कानून बनाने का, रेट्रोस्पेक्टिव से कानून बनाया सकता है, लागू किया जा सकता है, इसलिए ये कानून सही है, कानून सम्मत है, इसको पास किया जाना चाहिए। ये सब आर्ग्यूमेंट उसके अंदर दिए गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें 3rd रीडिंग में जो फाइनल रीडिंग है उसमें यशवंत जी नाहर जो थे उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया। वो असेंबली के हम सब सदस्यों को समझना चाहिए, उन्होंने अमेंडमेंट मूव किया कि कानून जो आप जो कानून बना रहे हो वो कोर्ट के फैसले के कारण बना रहे हो तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा। उसका मतलब आपने कानून हाई कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने के लिए कानून लाया, तो उन्होंने अमेंडमेंट किया। नहीं, अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे हाई कोर्ट का जो निर्णय ये भी है पर आपको क्योंकि कानून बनाकर उसको चेंज करने का अधिकार है कि आप चेंज तो कर सकते हो, इसलिए जो इन्होंने अमेंडमेंट दिया उस अमेंडमेंट को तत्कालीन मंत्री ने स्वीकार किया और जो बिल पास हुआ विद अमेंडमेंट पास हुआ कि रेट्रोस्पेक्ट लागू किया जाए। तो कोर्ट का वो आज यदि आप जाएंगे तो कोर्ट का ऑर्डर भी आपको मिलेगा उसके ऊपर, और जो ये अमेंडमेंट किया गया वो भी मिलेगा। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे संविधान में कानून बनाने का जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करके हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई मेंबर को रेट्रोस्पेक्टिव से अमेंडमेंट कर उसको एमएलए की सदस्यता बनाए रखा। ये बिल 1969 का बिल है। इस बिल के संदर्भ में मैं चाहूँगा कि जरूर आप इसको पढ़ें। ये बिल जरूर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे बिल पास होते हैं, कैसे बिल का इम्पैक्ट है, और वो बिल कानून सम्मत है, वो किसी सरकार की सत्ता का पक्ष का नहीं है। संविधान में जो 191 आर्टिकल में जो प्रोविजन दे रखा है उसमें विधानसभा को अधिकार है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गजेंद्र गडकरी जी ने उड़ीसा के केस में ऐसा जजमेंट दिया कि ये उनका अधिकार है। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की है कि कानून बनाने का काम असेंबली और पार्लियामेंट का है, जुडिशरी का काम है उनका निर्णय करने का। उस जुडिशरी के हाई कोर्ट ने उस समय क्योंकि खोटा ऑर्डर निकाल दिया था, वो तो प्लीड कर रही थी, प्लीड करने का संबंध कोई संबंध नहीं है स्पेशल एडवोकेट लगे, लेकिन एक कानून की प्रक्रिया में बाबू ऑर्डर निकालता है, उस ऑर्डर के अंतर्गत ये चीज़ हो गई। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, इस बिल को देखा जाना चाहिए। ये बिल 1969 से पास हुआ और इस तरह से जो एक क्वालिफाइड जो एमएलए जीत के आई थी जिसको हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, विधानसभा की ऐसी अमली ने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कानून बनाकर उनकी सदस्यता को बहाल रखा। ये 1969 का केस। दूसरा मुझे जो बिल बोलने के कहा है, राजस्थान लोकायुक्त ने लोकायुक्त अधिनियम 1973, इस बिल के बारे में सबको पढ़ना चाहिए। जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं उनकी इस प्रोसीडिंग को पढ़ना चाहिए। मैंने इतने अपने विधानसभा के जीवन में इतनी प्रोसीडिंग में जितने आदमियों ने भाग लिया उनके संदर्भ में मैं उनका नाम लूँगा तो आप
बड़े समझेंगे कि किस तरह के हमारे पुराने जो सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया उसमें। निरंजनाथ आचार्य, प्रोफेसर केदार, गिरधारी लाल भार्गव, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, गुमानमल जी लोढ़ा, श्रीमती मदन कौर, अजीत सिंह, केसरीमल, रामनारायण चौधरी, शंकर लाल जी, मोहन राज जी, मोहम्मद गफार अली, फूलचंद जी, यशवंत सिंह जी नार, श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, इन्होंने अपना बिल के ऊपर जनमत जानने के लिए अपनी बात रखी और सबने बोला। सबसे इंटरेस्टिंग बात है सबने इसमें पार्टिसिपेट किया एंड द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट दे प्रपोज इट आउटस्टैंडिंग। द वर्ड आई एम यूजिंग, द क्वालिटी ऑफ प्रपोज, इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। क्या आर्ग्यूमेंट किया? जो लोकपाल का बिल आया था उसमें मोटे तौर पर एक एक्सेप्शन किया गया था कि उसमें चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा लोकसभा में। लोकपाल के बिल में मिनिस्टर्स के खिलाफ जांच करने के लिए लोकपाल नियुक्त होगा, सेक्रेटरी के खिलाफ होगा, पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होगा। उसमें एक्सेप्शन चीफ मिनिस्टर का किया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि चीफ मिनिस्टर का आपने ऑब्जेक्शन किया है, नहीं रखा, इंक्लूड नहीं किया। उसके इम्प्लीकेशन क्या होगा? आप बिल ला रहे हो, जनता को कह रहे हो हम भ्रष्टाचार बटाने के आते हैं, मंत्रियों को उसमें लिया है, चीफ मिनिस्टर को नहीं लिया। इस बिल की संदर्भ को भी समझने की आवश्यकता। 1972 का असेंबली चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने बरकतुल्ला खान जी, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने सबसे छोटी मिनिस्ट्री बनाई। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उन्होंने देखा होगा जब बरकतुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे 1972 के बाद में, तब उन्होंने सबसे छोटी मंत्रिमंडल का निर्माण किया था, अपना मंत्रिमंडल का निर्माण। जो सीनियर आदमी थे उनमें से मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं हुए थे। उस समय देश का जो वातावरण बना हुआ था, जिस तरह की स्थितियां बनी थी, मोरारजी देसाई, देश में करप्शन, इस तरह के लोकपाल बिल आना चाहिए, ये पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर ये सब चर्चा चल रही थी। उन्होंने सरकार बनते ही ऑर्डिनेंस लाए, बिल बाद में आया, ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस लाकर लोकपाल और लोक बिल के बिल में प्रोविजन किया गया कि इस लोकपाल के बिल के अंतर्गत मिनिस्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी तो लोक जायज करेगा, सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी उसका कार्रवाई करेगा, जनता को भरोसा दिलाने के लिए। और बरकतुल्ला साहब के जो चीफ मिनिस्टर थे उसमें पुराने आदमी को याद होगा, बहुत से सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने सर्विसेज से टर्मिनेट किया। ये मेड हिस्ट्री। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह के डिसीजन लिए। विजिलेंस कमीशन अपॉइंट किया और विजिलेंस कमिश्नर के माध्यम से एक प्रोसेस होता है जो पूरा फॉलो करके बहुत से सरकारी अधिकारियों को उन्होंने नौकरी से टर्मिनेट किया, मैसेज देने के लिए कि इस देश में करप्शन को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक मैसेज पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना था, हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी इसका वातावरण था। उस संदर्भ में ये बिल 1973 में आया था। इस बिल के अंदर जिन्होंने भी भाग लिया उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात की, एवरीवन, नन हैज स्पोकन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, एवरीवन सेड वी बिलीव इन यू। आपकी इंटीग्रिटी पे हमें शक नहीं है। किसी आदमी ने, ये जितने भी मैंने सदस्य नाम लिए हैं, किसी ने भी बरकतुल्ला चीफ मिनिस्टर जी की इंटीग्रिटी के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने आप एक्सेप्शन किया इसका भी नहीं कहा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने खुद ने खड़े होकर कहा कि आपको अधिकार है, आपको लगे कि मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो आप गवर्नर को लिख के भेजिए, और गवर्नर को लिखने के बाद ऊपर कार्रवाई होती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपको किसी को भी थोड़ा भी शक हो तो मेरे खिलाफ आप कर सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं, हमें आपका शिकायत नहीं है, हमें शिकायत कानून की है। इस कानून में चीफ मिनिस्टर को आप हटा रहे हो और बाकी मिनिस्टर को कर रहे हो। दूसरे आदमी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि साहब देखो कितना अच्छा बिल बना रहे हो आप, मिनिस्टर को आप कंट्रोल करोगे। जब मिनिस्टर की शिकायत लोकपाल पे होगी तो चीफ मिनिस्टर उसको कंट्रोल करेगा। तो अच्छा बिल ला रहे हो आप, तो चीफ मिनिस्टर आप तो अंदर हो ही नहीं, और मिनिस्टर के करप्शन के चार्जेस होंगे तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे। जो बहुत से आदमी एमएलए मंत्री नहीं बने उनको लिए आप बैलेंस करने के लिए ठीक हो। ये भी आर्ग्यूमेंट प्रपोज किया गया कि आपने एक्सेप्शन करने के पीछे आपकी मंशा ये तो नहीं है। मतलब उन्होंने हर तरह के आर्ग्यूमेंट को प्रपोज किया, लेकिन इंडिविजुअल किसी आदमी ने चीफ मिनिस्टर बरकतुल्ला खान जी की इंटीग्रिटी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया। एवरीवन सेड कि नो वी डू नॉट। बट कानून बना रहे, कानून में एक व्यक्ति नहीं होता, कानून तो सबके लिए होता। इसलिए उन्होंने कहा कानून में मुख्यमंत्री आना चाहिए। ये अमेंडमेंट हर क्लास में दिए, उस क्लास में अमेंडमेंट दिए। मैं कहूँगा हर बिल में, इसमें जो अमेंडमेंट दिए खंड से, जो कहते हैं बिल पास नहीं होता, दिस इज द ओनली बिल जिसमें रेलेवेंट जो खंड में हर आदमी ने पार्टिसिपेट किया। जनमत में भी भाग लिया, खंड में अमेंडमेंट दिया उसमें भी पार्टिसिपेट किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन खंड के अंदर भाग लिया, थर्ड रीडिंग में फिर भाग लिया। मतलब उसकी बिल की आप अप्रिशिएट करेंगे एंड यू विल सरप्राइज टू नो, बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है। मोहनलाल सुखाड़िया जी दीदेन चीफ मिनिस्टर थे। पुराने आदमी को मालूम हुआ कि नाथद्वारा कांड हुआ था, जिनके ऊपर उनको आरोप लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर हाउस में कहा कि मेरे खिलाफ कमीशन अपॉइंट किया जाए और कमीशन इसकी जांच करेगा। कमीशन ने जांच की और कमीशन ने जांच करके बरकतुल्ला ने कहा, उस कमीशन ने ये कहा कि इन आदमियों ने गलत एफिडेविट दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पर मोहनलाल सुखड़िया जी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। ये भी राजस्थान के अंदर एग्जाम्पल है कि चीफ मिनिस्टर ने खुद ने, जब हाउस के अंदर आरोप लगे तो उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे खिलाफ कमीशन बैठाया जाए, जांच की जाए। जांच की गई और जांच करके उनको पता लगा कि आरोप लगाए वो आरोप गलत थे। ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इस लोकपाल बिल में ये प्रोविजन किया गया कि यदि कोई गलत कंप्लेंट करेगा तो उसको 3 महीने की सजा मिलेगी। ये जो प्रोविजन किया इस क्लास का सबने ऑब्जेक्शन किया कि साहब इसका मतलब आप डिस्करेज कर रहे हो, कोई कंप्लेंट करेगा उसको पता लगेगा 3 माह की सजा आएगा तो कौन आदमी सजा देने के लिए आएगा? उनका नहीं, गलत सजा देने के लिए लोकपाल यदि कन्विंस हो जाता है कंप्लेंट करने के बाद उसने गलत सजा दी तो लोकपाल कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे जिस आदमी के खिलाफ आरोप है वो कम से कम उसको अधिकार मिले। यही नहीं, इस बिल की डिस्कशन के अंदर चीफ विप खेत सिंह जी ने अमेंडमेंट मूव किया कि ऐसे आदमी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए जिस आदमी को कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसा भी सरकार खर्च करेगी, बट सो दैट आपको ये लगे कि इस आदमी ने गलत आदमी की है, उस आदमी की छवि खराब की है तो वो आदमी खुद प्रोसिक्यूट करे, खुद का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन उसने यदि गलत किया है तो मैसेज देने के लिए कि फिक्टिशियस नहीं आवे तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट करके मूव किया कि यदि ऐसे लोकपाल कहता है उस आदमी ने गलत कंप्लेंट दी है तो उसके प्रोसिक्यूट करने का सारा खर्चा भी स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। ये भी अमेंडमेंट इस बिल में किया, उसको देखने की आवश्यकता। ये जब लोकपाल बिल आया उस लोकपाल बिल के संबंध में 2 चीजें थी। एक तो थी उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने प्रॉब्लम एंड रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस सिटीजन, ये रिफॉर्म कमीशन का टाइटल था। तब ये ऑब्जेक्शन किया कि आपने इसमें ग्रीवेंसेस को जगह दी नहीं, आप तो कंप्लेंट की बात कर रहे हो, कंप्लेंट तो अलग है, ग्रीवेंसेस तो हर आदमी की, हर एक प्रदेश का नागरिक किसी सरकारी अधिकारी से तकलीफ में है, कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसके खिलाफ तो इसमें प्रोविजन किया ही नहीं। उनका लिए इसके लिए प्रोविजन नहीं किया। विजिलेंस कमीशन है, अलग अलग इनकार करने का तरीका है। इसलिए हम यदि इतनी चीजें इनके साथ डाल देंगे तो लोकपाल अपना काम नहीं कर पाएगा, हर आदमी हर के खिलाफ शिकायत करेगा, फिर तो गवर्नेंस ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सोच समझकर हमने इसको ग्रीवेंसेस का प्रोविजन नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि ये लोकपाल का बिल हम रिफॉर्म कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर लाएं। और दूसरा उन्होंने कहा महाराष्ट्र का जो लोकायुक्त बिल था, महाराष्ट्र के लोकायुक्त बिल के आधार बनाकर हम राजस्थान का बिल लाएं। महाराष्ट्र के लोकायुक्त बिल के अंतर्गत भी ग्रीवेंसेस की प्रोविजन है, आज भी है। पर राजस्थान के संदर्भ में जो लोकपाल का बिल है उसमें ग्रीवेंसेस को एड्रेस इंडिविजुअल आदमी का करने का सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। इस लोकपाल के बिल में केवल सेक्रेटरी और मिनिस्टर उनके खिलाफ भी कंप्लेन करने का अधिकार है। जो ये रेलेवेंट से खंड थे उन खंड पर बड़े आर्ग्यूमेंट दिए, मैं उनको समरी कर रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। तीसरा उन्होंने कहा कि इसके अंदर एमएलए और एमएलए को नहीं लिया गया, तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि आपने मिनिस्टर को लिया तो एमएलए क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि एमएलए को इसलिए लिया कि एमएलए नॉट पब्लिक सर्वेंट, एमएलए इसके अंदर नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर, डिसीजन लेने की पावर किसके पास है? सरपंच के पास है, प्रधान के पास है, मिनिस्टर के पास है। एमएलए क्या करता है? तो एमएलए को डेलिबरेटली इसमें नहीं लिया गया, जबकि आर्ग्यूमेंट करने में जो हमारे अपोजिशन के साथी थे उन्होंने कहा नहीं, इस बिल में एमएलए और एमएलए को भी लिया जाना चाहिए, लेकिन तर्क दिया गया कि एमएलए की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, इसलिए इसमें एमएलए नहीं इंक्लूड किए गए। वो रेलेवेंट जो सेक्शन है उसमें इसमें अमेंडमेंट इंक्लूड करने के लिए दिए गए थे। लेकिन मैंने ये बताया कि हर आज को बहुत डिटेल हुआ तो मैंने समरी करके बताया किस किस में उन्होंने ये किया। इसी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया उसमें कि जो 3 साल की आप सजा दे रहे हो, तो उसमें एक हमारे सदस्य ने आर्ग्यूमेंट किया कि तो आप ये तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, तो इसमें कानून कैसे बनाओगे? भारत सरकार का कानून, आप कानून कैसे बना रहे हो? तब स्पीकर साहब वहाँ पर चेयर पर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट का स्पीकर ने फैसला कर रखा है कि कोई सब्जेक्ट स्टेट भी यदि कानून बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट में, सेंट्रल भी बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये हमारा काम नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगी। इसलिए माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, ये प्रश्न माननीय दूसरे सदस्य ने जवाब भी दिया कि ये इसके अंदर लागू नहीं होता, क्योंकि जब स्पेशल क्लास का कोई कानून बनता है तो जनरल क्लास लागू नहीं होते हैं, लागू नहीं होता। फिर भी स्पीकर साहब ने कहा नहीं, ये हमारी रूलिंग हो चुकी है लोकसभा की, इस रूलिंग के अंतर्गत मैं इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को नहीं मानता। इसी तरह से जो इसमें जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो उप लोकायुक्त का प्रोविजन किया गया, प्रोविजन में इनबिल्ट ये कर दिया गया कि जो विजिलेंस कमीशन ने दी देन जो काम कर रहा था, जिस विजिलेंस कमीशन ने राजस्थान में करप्ट ऑफिसर्स को सस्पेंड किया बरकतुल्लाह जी के चीफ बनने के बाद, उनको फर्स्ट उपायुक्त नियुक्त किया जाएगा। इस पर भी हमारे सदस्यों ने ऑब्जेक्शन किया सेक्शन में कि ये ठीक नहीं है। तब बरकतुल्लाह जी ने, चीफ मिनिस्टर ने उनको उदाहरण दिया कि नहीं, इस आदमी की कॉम्पिटेंस है, ये है वो है,
और विजिलेंस कमीशन जो उपायुक्त बनेगा वो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एंजॉय करेगा। इसलिए पहला जो उपायुक्त बना वो उस समय के दी देन विजिलेंस कमीशन थे, उसको इसमें अपॉइंट करने का प्रोविजन दिया गया। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 1972 में ये कानून बनाकर लोकपाल और लोक के माध्यम से जनता को आश्वस्त करने का काम किया है कि सरकार में जो एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास है, यदि वो कोई गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग जिसमें बहुत डिस्कशन हुआ कि उसमें लिखा था प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ 5 ईयर्स, उसमें टाइम लिख दिया 5 साल के मिनिस्टर के खिलाफ जो कंप्लेंट वो एंटरटेन करेंगे। तो लोगों ने कहा 5 साल का तो पुराने जितने भी कार्रवाई हुई राजस्थान में। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप हाउस में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, प्रोसीडिंग में एवरी दी देन मिनिस्टर राइट फ्रॉम 1952 टू देन उनका नाम लेके कहा गया इस मिनिस्टर ने इस जमीन पे कब्जा किया, इसने ये काम किया। किसी ने अल्लाह गुल्ला नहीं किया। ये जो हम जो आप खड़े हो जाते हैं ये कर जाते हैं, इस बिल में आप उठा के देखिए पर्सनली सो मच सो एक मिनिस्टर बैठे थे उनके मुंह पे कहा कि आप तो ये थे उसमें ये काम किया और आप भी बैठे हो आज के दिन, ये भी इसमें मेंशन किया गया। लेकिन एवरीवन लिसन किया, क्योंकि डिबेट की ताकत यही है कि आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का, दूसरे आदमी को भी अपनी बात रिफ्यूट करने का, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होकर इस हाउस में इस बिल में कोई भी डिस्टर्बेंस में नहीं हुआ। जबकि आप क्लासिकल एग्जाम्पल मोहनलाल सुखड़िया जी हो, हरदेव जोशी जी हो, चंदनमल जी वेद हो, जितने भी नाम लूँ मैं जिनके संबंध में पहले कभी चर्चा ही होगी हाउस में, उन सबका इसमें मेंशन किया गया कि साहब आपने ये किया, ऐसे आप उन भ्रष्ट आदमियों को बचाने के लिए आप 5 साल की लिमिट कर रहे हो, 5 साल के पहले का करने का नहीं। तो भाई जो आप किसी भी एविडेंस का जो बताया, एविडेंस 5 साल बाद कोल्ड हो जाती है। तो 5 साल के टेन्योर में जिस मिनिस्टर ने जो काम किया है उसके जो एक्शन है वो पहले हट भी जाए तब भी वो इस परव्यू में आएगा। तो मैं कुल मिलाकर ये चीज में निकाल के लाया कि राजस्थान विधानसभा एक प्रिविलेज विधानसभा है, जिसमें इस तरह के बिल में पास होने के लिए हमारे जितने भी सीनियर आदमी थे उन्होंने बहुत तर्क सहित अपनी बातें कही, सबने अपनी बातें सुनी और सुनने के बाद इस बिल के ऊपर सबने चर्चा होने के बाद इस बिल में जो सरकार दी देन होती है उसके बहुमत से पास हुआ, ये लोकपाल बिल पास हुआ। लेकिन राजस्थान में 1972 में पहली बार बरकतुल्लाह साहब की सरकार में ये एक जनता को मैसेज दिया गया कि गुड गवर्नेंस के लिए चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है, ये करने का काम किया। ऐसे मैं ज़्यादा समय खुद ही ले लिया कि मैं खुद स्पीकर था, दोनों काम कर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले राजपाल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप और हम एमएलए की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फाइनेंस के बारे में समझना। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज FRBM एक्ट, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जनता के साथ जो बजट ला रहे हैं उससे हम न्याय कर रहे हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वित्तीय प्रबंधन के संबंध में जितनी जानकारी हमारे पास होगी उतना ही हम अच्छी गवर्नेंस में मॉनिटरिंग कर पाएंगे। FRBM में आज की डेट में हमने बड़ी अच्छी बात कही, FRBM सरकार पे लागू किया। हमने पहला ऐसा कानून बनाया जो ओनस लाइज ऑन गवर्नमेंट नॉट द पब्लिक। सरकारों को FRBM के अंदर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना था, 3% तक, वो अभी तक भी नहीं कर पाए। लेकिन इसके कारण जो कॉरपोरेशन से लोन लेकर हम स्टेट में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका जो इम्प्लीकेशन आ रहा है उस इम्प्लीकेशन को हम आज कभी कल्पना नहीं करें। उन्होंने सही कहा, यदि इस बारे में चिंतित नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारे यहाँ हमारा इतना लाइबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं वो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून के संबंध में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से चर्चा करें, खंड से चर्चा करें और व्यक्तिगत ऊपर उठकर जो क्वालिटी हमारे में जो अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका सदुपयोग करके हम काम करें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो 75 वर्ष में जो हमारे अध्यक्ष जी ने ये अमृत महोत्सव मनाया उसमें जो बिलों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं वो आने वाले समय में राजस्थान को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। एक बार मैं पुनः अध्यक्ष जी को व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चेयर करने का मौका दिया। आप सबसे माफी चाहता हूँ, मैंने प्रेसिडेंट CP जोशी पहले स्पीकर की तरह काम किया, इसका आपको रेस्ट्रिक्शन किया, इसलिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जोशी जी। मैंने एक